हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। साइंस की आज की क्लास में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, जो है आपका दाब और वैज्ञानिक यंत्र। कुछ टाइम से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ इशूज़ चल रहे थे ऐसे जो मैं क्लास नहीं ले पा रही थी आपकी, लेकिन अब मैं रेगुलर आपकी क्लास लेने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक जो है आपका दाब। सबसे पहले हम दाब को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या है, कुछ आपको यंत्र पढ़ने पड़ेंगे जिसमें दाब का यूज़ होता है, उनकी क्रियाविधि वगैरह भी आपको लिखने को आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं कि दाब क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है। तो दाब क्या है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। यानी कि कोई सतह है, इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है F/A, इसका फॉर्मूला बनता है P = F/A। अगर A यहाँ पर क्या है, A होता है आपका क्षेत्रफल और F होता है आपका बल। अगर हम क्षेत्रफल को 1 ले लें, 1 मीटर स्क्वायर या जो भी है क्षेत्रफल है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका P = F बन जाएगा। यानी अगर हम बल की क्षेत्रफल की जगह 1 रखते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, P = F। तो यही कहा जाता है, अगर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं, वही बल आपका दाब कहलाएगा। बोलते भी हैं, नॉर्मल हम बोल भी देते हैं, जो बल लग रहा है उसी को क्या कह देते हैं, दाब कह देते हैं। ठीक है, तो आपका दाब है क्या, प्रेशर है क्या? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वही दाब कहलाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, P = F/A। यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगर यहाँ से मात्रक निकालना चाहिए तो मात्रक क्या बनेगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक बन जाएगा, दाब का मात्रक बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो मैंने भी आपको बता दिया। यही अगर CGS पद्धति में लिखना हो तो CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक CGS पद्धति में क्या बनेगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दाब का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा। तो दाब का SI पद्धति में मात्रक होता है पास्कल। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मात्रक हैं या नहीं है, एक क्वेश्चन ये बनेगा। या फिर निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है, वहाँ पर आपको पास्कल मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपका ये जो दाब से है वो सीधे सीधे आया था कि सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन में ही था आपका, दाब ऑप्शन था वहाँ पर। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं और अति लघु उत्तरीय भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इस चीज़ से आपको एक बात समझनी होगी, ये जो सूत्र है, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का मान अधिक हो और बल का मान कम हो, जैसे यहाँ पर बल अगर हम बोल दें कि 1 न्यूटन बल लग रहा है, 1 न्यूटन बल लग रहा है, और जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो यहाँ से दाब का मान कितना निकल के आएगा, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.5। ये बात आपको क्लियर हो रही है, समझ में आ गई? यहीं पर अगर हम क्या करें, क्षेत्रफल ले लें 1 मीटर स्क्वायर और बल को ले लेते हैं 2 न्यूटन, तो यहाँ पर अब देखिए क्या मान निकल के आ रहा है, दाब कितना निकल के आएगा, 2 पास्कल या 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा, क्लियर? और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब का मान भी क्या निकल के आएगा, ज़्यादा निकल के आएगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे अगर हम क्या करें, बल का मान ले लेते हैं कम और क्षेत्रफल का उससे अधिक मान लेंगे। तो बल हमने ले लिया 1 न्यूटन, ठीक है। क्षेत्रफल हम ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज़्यादा लेना, बराबर लेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल हमने ले लिया 2 मीटर स्क्वायर, भाग देंगे, यानी कि जब आप ये बात समझिए, जब बड़ी संख्या से भाग देंगे तो ऊपर जो मान निकल के आएगा वो सीधे सीधे क्या आएगा, कम निकल के आएगा ना। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो यानी कि अंश अगर छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो मान क्या निकल के आएगा, सॉल्व करने के बाद छोटा निकल के आएगा। यहीं पर अब हम बल का मान कितना लेते हैं, 2 न्यूटन ले लिया हमने बल, और क्षेत्रफल कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना मान निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा सीधे सीधे। तो जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा, दाब का मान क्या हो गया, कम हो गया, और जैसे ही क्षेत्रफल को कम किया, दाब का मान क्या हो गया, अधिक हो गया। समझ में आ रही है बात?
कि क्षेत्रफल के ज़्यादा और कम होने पर दाब घट बढ़ रहा है। ऐसी सेम बल के साथ भी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे कि दाब अधिक होता है। दाब अधिक कब होगा? बैठने पर, एक पैर पर खड़े होने पर, दोनों पैर पर खड़े होने पर, लेटने पर। अब देखिए, जब हम लेटे होंगे तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा घेरेंगे ना। क्षेत्रफल यानी कि जितना हमारी बॉडी जिस एरिया में आ रही होगी वही तो क्षेत्रफल है ना। तो लेटने पर क्या होगा? क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल अधिक होगा तो सबसे कम दाब लगेगा। समझ में आ रही है? यानी कि सबसे कम दाब होगा यहाँ पर जब क्षेत्रफल अधिक होगा। इसके बाद अब ढूंढो ऐसी चीज़ जहाँ क्षेत्रफल सबसे कम हो। बैठने पर भी क्षेत्रफल मिलेगा, दोनों पैर पर खड़े होंगे तब भी कुछ क्षेत्रफल मिल रहा है, एक पैर पर खड़े होने पर सबसे कम क्षेत्रफल आएगा, यानी कि एक पैर का ही तो क्षेत्रफल आएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर दाब क्या होगा आपका? सबसे अधिक दाब होगा। क्लियर? तो इस मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, कि एक पैर पर खड़े होने पर दाब सबसे अधिक लगेगा। तो यहाँ से आप समझ गए क्षेत्रफल के ऊपर है कि क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब सबसे अधिक हो जाएगा आपका, और क्षेत्रफल अगर सबसे अधिक हो रहा है तो दाब सबसे कम हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ये पूछते कि सब दाब कम होता है, सबसे कम दाब कहाँ पर मिलेगा आपको? तो लेटने पर, क्योंकि लेटने पर क्षेत्रफल सबसे अधिक मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब क्लियर हो रहा है नाम से कि वायु के द्वारा जो दाब या बल लगाया जा रहा होगा किसी सतह पर, वही आपका वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। तो पृथ्वी की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वायु के कारण लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब को सबसे पहले किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को नोट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं इसीलिए कि यहाँ से क्या है, आप इन नोट पॉइंट को अच्छे से देखते हुए चलिए। तो वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? वो है आपका बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कैसा होता है? कम होता जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है आपका बार, यानी कि इसको अगर हम मेजर करेंगे तो इसकी इकाई क्या होगी? बार। इसको मिली बार में भी नापा जाता है, जो नॉर्मल है आपका वायुमंडलीय दाब मिली बार में भी आपको देखने को मिलेगा। एवरेज जो समुद्र तल से आपको जो नापा गया है वो क्या है आपका? मिली बार में भी है। तो आप समझ गए यहाँ से कि वायुमंडलीय दाब का यंत्र क्या है उसको मापने का। वायुमंडलीय दाब मापने का आपका जो यंत्र है वो है बैरोमीटर। और अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है आपका? वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। और यहीं पर वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक पूछा जाए आपसे तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक बार में कितने पास्कल होंगे? क्योंकि दाब का मात्रक हमने क्या पढ़ा हुआ है? एसआई मात्रक। दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल। अब चूंकि ये वायुमंडलीय दाब है लेकिन है तो दाब ही ना, तो उसमें क्या इसका वो होगा संबंधित। तो जो बार है ना वो एक बार आपका होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बस वो एसआई मात्रक है, वो आपका एमकेएस पद्धति में मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर से क्या काम करते हैं वो तो आपने समझ लिया कि वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं हम बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर होता क्या है, कितने प्रकार का है, किसने बनाया है, इसके बारे में देखते हैं। तो बैरोमीटर आपका सबसे पहली बात तो वही लिखी है, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। वायु दाब की माप सबसे पहले सन 1943 में टॉरिस एली ने की थी। इन्होंने ही बैरोमीटर को दिया था। ठीक है, क्योंकि बैरोमीटर से इन्होंने वायु दाब को मापा था। वायु दाब मापी बैरोमीटर यानी कि दाब मापी या बैरोमीटर एक ही चीज़ है। वायु दाब मापी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फॉर्टिन बैरोमीटर और दूसरा होता है निद्रव वायु मापी। ठीक है, निर्द्रव यानी कि इसमें द्रव का यूज़ नहीं होगा, किसी भी लिक्विड का यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर्टिन बैरोमीटर को देखते हैं तो आपका जो आपने शायद कभी कभार एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि वायु दाब से क्या होता है या वायु दाब हम कैसे देखेंगे। तो शायद आपने देखा हो कि हम एक बोतल लें और बोतल के को ढक्कन से बंद कर दें और उसमें 2 पाइप डाल दें उन्हीं ढक्कन से, और एक पाइप से अगर हम फूंकते हैं वायु को अंदर देते हैं तो क्या है, चूंकि ढक्कन बंद है इसलिए वायु बाहर कैसे निकलेगी? तो जो वायु जो है ना, वायु तो बाहर नहीं निकलती, पर जैसे ही वायु अंदर जाती है उसका दबाव पड़ता है तो होता क्या है, पानी बाहर निकलने लगता है उस वायु की वजह से। ठीक है, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट्स किए भी होंगे।
और शायद आपने साधारण वायु दाब मापी देखा भी होगा। कुछ इस तरीके से टब ले लो, पानी भर लो, कोई एक कांच की नली ले लो जिसका एक सिरा बंद हो, उसमें पारा वगैरह भर के उसका एक सिरा अंगूठे से दबाने के बाद यहाँ पानी भरा हुआ है और इस नली को यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद मेज़र करते हैं वायु दाब। तो ये साधारण वायु दाब मापी है, अगर आपने कहीं देखा हो तो। अब जो फॉर्टिन बैरोमीटर है वो साधारण वायुदापी से ही मिलता जुलता है, यानी कि उसका एक अच्छा रूप आप बोल सकते हैं, मॉडिफाइड रूप। ये होता कैसा है, तो एक बार मैं इसका आपको चित्र दिखा देती हूँ, उसके बाद इसको थ्योरी को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आता जाएगा। ये रहा आपका फॉर्टिन बैरोमीटर, ठीक है। इसमें देखिए एक कांच की पतली नली लगी होती है जो आपको दिख रही होगी। इसके अंदर क्या होती है, मरकरी यानी कि पारा भरा हुआ होता है। ऊपर आपको एक पैमाना देखने को मिलेगा, वर्नियर पैमाना, ठीक है। एक इसमें मुख्य स्केल भी होता है, ये जो दिख रही है ना कांच की नली, यहाँ पर भी एक पैमाना लगा हुआ होगा। उसको अरे सॉरी, ये रहा आपका मेन स्केल और ये रहा वर्नियर स्केल, ठीक है। इसको यहाँ पर एक स्क्रू लगे हुए होते हैं जिसके द्वारा हम वर्नियर स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। ये पूरी ट्यूब है कांच की जिसमें आपका पारा भरा हुआ है। नीचे भी एक पेच लगा हुआ होता है निचले सिरे पर, तो इस पे भी इसमें हम पारे के लेवल को एडजस्ट करेंगे। मतलब शुरुआत में पारे का लेवल हम क्या है, हमें 0 तक लेके जाना होता है, वहाँ पर एडजस्ट कर लिया। उसके बाद वायु दाब मापी यानी कि वायु के द्वारा जो दबाव पड़ेगा उसमें ऊपर नीचे होगा, तो वहाँ से कुछ मेजरमेंट हम करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से, ठीक है। तो ये दिखने में इस तरीके से होता है। क्या होता है, इसमें एक कांच की नली लगी होती है जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। इसके निचले सिरे पर आपको देखने को मिलेगा एक पेज जिसके द्वारा क्या है कि जो पारा है ना उसको 0 तक एडजस्ट मतलब सेट करेंगे, 0 तक उसको 0 पाठ्यांक तक उसको सेट किया जाता है। इसके बाद इसमें एक मुख्य स्केल लगा हुआ होता है। जब हम इस पैमाने को यानी कि नीचे से जब बोल्ट को घुमाने के बाद पारे को 0 तक सेट कर लेंगे, उसके बाद वायु दाब का जो घटना बढ़ना है वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मेज़र कर लेते हैं या उसको माप लेते हैं। क्लियर। चलिए अब थ्योरी देख लेते हैं। इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है, यह एक साधारण वायुदाब मापी का ही सुधरा हुआ रूप है। इसमें कांच की पारा भरी हुई एक नली लगी होती है, जो आपको नली दिखाई थी, जिसके निचले तरे पर क्या होता है, एक पेंच या बोल्ट लगा हुआ होता है जिसके द्वारा इसको हम ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। पारा जो भरा हुआ है ना उसको हम सेट कर सकते हैं। नली के साथ एक वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर पैमाना भी लगा होता है और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक मुख्य पैमाना भी लगा हुआ होता है। पेंच के द्वारा पारे के तल को इस प्रकार ऊंचा नीचा करते हैं कि पारा पैमाने की 0 की सीध में आ जाए, ठीक है। 0 तक उसको सेट करना होता है पारे को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वायु दाब का जो घटना बढ़ना है उसको पैमाने के द्वारा, वर्नियर पैमाने के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट आपका कौन सा था, निर्द्रव वायु दाब मापी। तो इसको तो शायद आपने देखा भी हो अपने स्कूल में, या फिर जब 9th 10th या आपको 12th में दिखाया भी गया होगा। ये घड़ी के आकार का दिखने में होता है, ठीक है। और उसमें आंधी, तूफान, बारिश ये सब लिखे हुए भी होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये घड़ी नुमा एक यंत्र होता है जो फॉर्टिन बैरोमीटर की अपेक्षा अधिक सुगमता से प्रयोग में लाया जा सकता है। ये धातु का बना हुआ होता है और इसकी सतह लहरदार होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका भी चित्र एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है, निर्द्रव वायु दाब मापी है। ये देखिए, ये धातु की ये सतह दिख रही है। इसमें यहाँ पर स्टोमी, मचरेन, रेन चेंज ये सब लिखा हुआ भी है, यानी कि आंधी तूफान इसमें लिख के आते भी हैं। ये जो सुई लगी हुई है इसके ही द्वारा हम मेज़र करते हैं वायु दाब को। इसमें जो अंदर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले इस यंत्र में तो द्रव का यूज़ किया नहीं जाता है। इस यंत्र में जो भरी हुई वायु है उस पूरी वायु को हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो वायु से दबाव पड़ता है इसमें, तो उसमें जो अंदर आपको ये लगी हुई दिख रही है ना, इन पर दबाव पड़ता है और इसके द्वारा ये सुई क्या है, घूमती है। और ये सुई इस सुई के घूमने से ही तेज़ी से गिर रही है या फिर मान बढ़ा रही है, घटा रही है, उसके द्वारा ही हम पता लगाते हैं कि अच्छा मौसम में क्या परिवर्तन होने वाला है, कितना यहाँ पर दाब है। इसको मैं डिटेल में आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं आप, अंदर ये लगे हुए होते हैं, यहाँ से दबाव पड़ता है और फिर क्या है, जिससे ये सब मूव करेंगे और आगे जो सुई लगी हुई होगी वो भी मूव करेगी, ठीक है। और वहीं से हम इसको देख पाते हैं कि अच्छा क्या होने वाला है या फिर कितना दाब है। जैसे अगर मौसम की जानकारी लेनी है तो उस पर लिखे हुए हैं जो है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से पता चल जाएगा। और अगर हमें वायु दाब बताना है कि इतना इतना है, तो वहाँ से वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतनी थ्योरी तो आपको समझ में आ गई कि ये घड़ी नुमा यंत्र होता है, फॉर्टिन बैरोमीटर की अपेक्षा अधिक सुगमता से काम में लाया जाता है और यह किसका बना हुआ होता है, धातु का बना हुआ होता है।
नेक्स्ट है, इसमें द्रव का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इस यंत्र की संपूर्ण वायु को पंप के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। वायु के दबाव से जब ढक्कन ऊपर नीचे होता है तो उत्तोलक द्वारा ये सुई घूमती है और डायल पर बने हुए पैमाने पर वायु दाब को प्रकट करती है। डायल जो आपको दिखाया था वहाँ पे क्या था, वर्षा, आंधी, शुष्क, द्रव आदि, ये सब आर्द्र वगैरह लिखे हुए होते हैं, जिससे हम किसकी जानकारी भी पता लगा सकते हैं, किसके बारे में, मौसम के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, कभी कभार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिर जाए, जैसे पारा, जो पारा वाला है ना उसमें भी होता है, अगर पारा अचानक से गिर जाए या अचानक से ऊपर हो जाए तो कौन सी स्थिति या मौसम में कौन सा परिवर्तन होने वाला है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक से नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना होगी। और बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो मौसम साफ होने की संभावना रहती है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वायुमंडलीय दाब का उपयोग, जिसमें आपने देखा होगा अगर साइकिल वगैरह आप चलाते हैं तो साइकिल में जो हवा भरी जाती है वो किसके द्वारा, साइकिल की पंप होती है ना, वो भी किस में काम करती है, आपकी वायु दाब, मतलब उसमें भी दाब का यूज़ होता है, वायुमंडलीय दाब का। ऐसे ही आपने हेड पंप देखे होंगे जो पहले चलते थे, उसमें भी किसका यूज़ होता था, वायुमंडलीय दाब का, तभी पानी बाहर आता था। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब के जो यूज़ आप देखेंगे उसमें आपको ये जो जल पंप हो गई यानी कि वाटर पंप हो गई उसको वो देखने को मिलेगी। साइकिल वाली जो पंप होती है उसका भी यूज़ करेंगे, यानी कि उसकी क्रियाविधि वगैरह पढ़नी पड़ेगी कि कैसे क्या होता है उसमें, कैसे किस तरीके से साइकिल में हवा भरी जाती है या कैसे उस पंप का यूज़ करते हैं। और एक आपने फुटबॉल पंप यानी कि फुटबॉल जो होती है ना उसमें भी जो हवा भरी जाती है बॉल में, उसको बोलते हैं फुटबॉल पंप। तो फुटबॉल पंप का भी हम इसमें पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।